नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी एक बार पुनः ग्रामीण विकास अनुसंधान के अगली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। कल हम लोगों ने ग्रामीण विकास अनुसंधान की शुरुआत की थी, पहली क्लास पढ़ी थी और काफी कुछ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इसकी दूसरी क्लास है, आप सभी लोग जुड़ जाएं। मैं आपके प्रश्न पूछने से पहले ही आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं कि नया बैच जो नवीन बैच शुरू हुआ है उसकी पहली 2-3 क्लासेज आपको टेलीग्राम और पब्लिक दी जा रही हैं, जिससे कि सभी लोग आराम से ऐप से कनेक्ट हो सके। सोमवार की से आपकी सभी कक्षाएं ऐप पर चलेंगी। इन कक्षाओं को भी ऐप पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए। हाँ, अब सभी लोग जुड़ जाएं। जो लोग नोट्स मांग रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज जब ये अनुसंधान वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अनुसंधान वाले चैप्टर के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है? तो इसके लिए कोई भी चैप्टर जब खत्म होगा तो उसके नोट्स तुरंत ही आपको प्रेषित कर दिए जाएंगे। अब आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हाँ, जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं मैं एक छोटी सी जानकारी आपको प्रदान कर दूं। यहां पर बैच चल रहा है लेखपाल का, जो संस्थान में लेखपाल का बैच चल रहा है उस बैच में आप अब भी प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। आपको ग्रामीण विकास केवल पढ़ना हो तो आप ग्रामीण विकास, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल में प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। ग्रामीण विकास, करंट अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल। ठीक है? और अगर आपको संपूर्ण लेखपाल का बैच लेना हो तो आप उसमें भी प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। अगर आपको लेखपाल का बैच लेना है तो आप एंट्री लेखपाल लिखकर भेज दीजिए, और अगर आपको ग्रामीण विकास लेना है तो आप जीबीसीए लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इन नंबर पर फोन करके भी प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, वो आप सभी लोगों के लिए है। उन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर आपको नोट्स भेजे जाएंगे, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, वहां से भी आप प्रवेश संबंधी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए, अब ये बताइए बेटा कि कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, कल हम लोगों का जो इंटरेक्शन हुआ था, पहले उस पर बात कर लें। उस इंटरेक्शन में आपको चीजें तैयार है कि नहीं है? पहले मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपकी चीजों को पूछना चाहता हूं। क्लियर है? तो मुझको आप, जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोग उसका उत्तर दीजिए, तब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं। कल की क्लास में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएं। क्लियर है सबको? चलिए, मुझको आप लोग बताइए। सबसे पहला प्रश्न है, कल लगभग हम लोग यहां पहुंच गए थे और आज के दिन में हमें ये यात्रा तय करनी है। ठीक है? अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के चरण, प्रभावित करने वाले कारक, महत्वपूर्ण प्रश्नावली शायद आज ना हो पाए तो इसके लिए हम लोग अगला दिन चुनेंगे, लेकिन ये तीनों ही आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आज इस अनुसंधान का जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्लियर? हाँ, अब हमको ये बता दीजिए आप एक छोटी सी बात कि चलिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, आप मुझको पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? चलिए, सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जल्दी से बताएं। सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताएं। निदानात्मक सर्वेक्षण। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, निदानात्मक सर्वेक्षण। चलिए, दूसरी चीज, जैसे बताइए एक गांव में कोई समस्या है, एक गांव में एक छोटी सी समस्या है कि वहां पर गाय को चरने के लिए गौचर भूमि नहीं है। गौचर भूमि नहीं है। इस समस्या को किस सर्वेक्षण के द्वारा दूर किया जाएगा? एक गांव की एक छोटी सी समस्या है, उस गांव में गौचर भूमि नहीं है, इसको किस सर्वेक्षण के द्वारा दूर किया जाएगा? बताइए। या इसको दूर करने के लिए सरकारी निकाय कौन सा सर्वेक्षण कराएगा? निदानात्मक सर्वेक्षण। चलिए, ठीक है। चलिए, अब मुझको बताइए, एक जिला है, ठीक है, इस जिले के समस्त नागरिकों को एक समान रूप से समस्या है, ठीक है, कि यहां की जो फसल है और फसल का जो बीज वितरण है जो वो स्तरीय नहीं है।
एक जिला है, बाकी 74 जिलों में बीज वितरण सही है। बाकी 74 जिलों में ये समस्या नहीं है। एक जिले में बीज वितरण जो फसल है वो सही नहीं है, कृषि उपकरण सही नहीं है। इसे किस सर्वेक्षण द्वारा दूर किया जाएगा बताइए? इसे किस सर्वेक्षण द्वारा दूर किया जाएगा? कार्यवाहक सर्वेक्षण। वेरी गुड, कार्यवाहक सर्वेक्षण। अब ये बताइए, कार्यवाहक सर्वेक्षण जो है वह सर्वेक्षण की कैसी इकाई है? कार्यवाहक सर्वेक्षण सर्वेक्षण की कैसी इकाई है? जो कार्यवाहक सर्वेक्षण है आपका, वो सर्वेक्षण की किस प्रकार की इकाई है? मध्यम इकाई है। वेरी गुड, मध्यम इकाई है, मध्यम इकाई है। ठीक है, चल आप मुझको बताइए, गोरखपुर जिले में दिमागी बुखार के केस बहुत होते हैं। दिमागी बुखार किस सर्वेक्षण का हिस्सा होगा? गोरखपुर जिले में दिमागी बुखार के केस बहुत अधिक होते हैं, किस सर्वेक्षण का हिस्सा होगा? जापानी, हाँ, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस। कार्यवाहक सर्वेक्षण का हिस्सा होगा, क्योंकि एक जिले की बात है ना? कार्यवाहक सर्वेक्षण का हिस्सा होगा क्योंकि एक जिले की बात है। ठीक है ना? चलो अब एक चीज और बताइए आगे बढ़ने से पहले। चलिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बाल श्रम जैसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। ठीक है, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। बाल श्रम और बाल विवाह जैसी घटनाओं के लिए अगर हमें दूर करना है तो हम सबसे पहली प्रक्रिया में कौन सा सर्वेक्षण कराएंगे? कौन सा कराएंगे? गुणात्मक सर्वेक्षण कराएंगे। कौन सा कराएंगे? गुणात्मक, गुणात्मक सर्वेक्षण कराएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए वेरी गुड। ये बताइए, शोध जो है वो किस प्रकार का अध्ययन है? क्रमबद्ध और वैज्ञानिक। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक, क्लियर? चलिए, कार्यवाहक सर्वेक्षण, कार्यवाहक सर्वेक्षण, गुणात्मक सर्वेक्षण और निदानात्मक सर्वेक्षण। कार्यवाहक सर्वेक्षण, गुणात्मक सर्वेक्षण और निदानात्मक सर्वेक्षण में ऐसी विषय वस्तु जो सामाजिक मौलिक उत्थान के लिए हो, सामाजिक मौलिक उत्थान के लिए हो, इस विषय वस्तु को हम किस प्रकार के अनुसंधान के दायरे में रखते हैं? इस विषय वस्तु को हम किस प्रकार के अनुसंधान के दायरे में रखते हैं? फिर सुनिए मेरे प्रश्न को। कार्यवाहक, गुणात्मक और निदानात्मक सर्वेक्षण में ऐसी सभी विषय वस्तु जो समाज के मौलिक उत्थान के लिए हो, है ना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हो, इसको हम किस प्रकार के अनुसंधान के दायरे में रखते हैं? आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे। वेरी गुड, किस प्रकार के दायरे में रखते हैं? आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में हम लोग इसको रखते हैं। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई कल की, जो कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी, और जिस प्रकार से आप उत्तर दे रहे हैं मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इसको बेहतर तरीके से लेक्चर को तैयार किया है और लेक्चर पूर्ण रूप से आपके समझ में आया है। कल मैंने जब बात की थी आपसे तो मैंने इस अनुसंधान को, इस अनुसंधान के दायरे को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, आज का लेक्चर बहुत जरूरी है आपके लिए। कल मैंने जब बात आपसे शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा था कि
जो अनुसंधान होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, शोध, रिसर्च। जो अनुसंधान होता है, जो आपका शोध होता है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। क्लियर? एक तो होता है लघु अनुसंधान। लघु अनुसंधान जो होता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण। ठीक? यह जो होता है, यह तत्कालिक होता है और त्वरित होता है। ठीक है? मतलब छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जिन्हें हम जल्दी दूर कर सकते हैं, जिनके लिए हमें बहुत समय नहीं लेना है, तत्कालिक है और त्वरित है, तो इन समस्याओं को हम लघु अनुसंधान के रूप में पूरा करते हैं। लघु अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण के दायरे में रखते हैं। हमने कल 3 प्रकार के सर्वेक्षण यहां पर पढ़े थे। निदानात्मक पढ़ा था, गुणात्मक पढ़ा था, कार्यवाहक पढ़ा था, और उन सबको सम्मिलित रूप से आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में रखते हैं। ये भी हम लोगों ने क्लियर किया था। आज की अगर हम बात करें, तो जो अनुसंधान का दूसरा जो दायरा है, इसको हम कहते हैं, ये दीर्घ प्रक्रिया है, मतलब एक बड़ी प्रक्रिया है। ठीक है? तो जब अनुसंधान की प्रक्रिया दीर्घ होती या बड़ी होती है, तो उसको प्रॉपर हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। ये बेसिकली 7 प्रकार का होता है। जैसे आपने 3 प्रकार का पढ़ा, ये 7 प्रकार का होता है। क्लियर है? उत्कर्ष सिंह, नहीं बेटा, लघु अनुसंधान का दूसरा नाम आदर्शात्मक अनुसंधान नहीं हो सकता। देखिए, लघु अनुसंधान के विषय अलग अलग हो सकते हैं। कई लघु अनुसंधान के विषय ऐसे हो सकते हैं जो सकारात्मक हो, और कई लघु अनुसंधान के विषय ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मक हो। अगर लघु अनुसंधान किसी नकारात्मक विषय पे किया जा रहा है, सपोज करिए, तो कभी भी वो आदर्शात्मक नहीं होगा। क्लियर? लेकिन लघु अनुसंधान है और सकारात्मक विषय पर किया जा रहा है, या वो समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है, तो इस प्रकार के अनुसंधान के दायरे हमेशा कैसे होते हैं, आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में आते हैं। तो लघु अनुसंधान है लेकिन सकारात्मक है ना, मतलब तीनों तरह के सर्वेक्षण है लेकिन सकारात्मक है, तो वो क्या होंगे बताओ बेटा, वो होंगे आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में वो आएंगे। क्लियर है? अभी स्पष्ट हुआ? चलिए आगे बढ़े। चल, दीर्घ बड़ी 7 प्रकार के शोध अनुसंधान यहां पर किए जाते हैं। ठीक है? अब आइए इनको धीरे धीरे समझते हैं। प्रश्नोत्तर के हिसाब से अगर आपको देखना जाए, या मैं आपसे कहूं एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखें, तो आप एक छोटी सी टेबल को समझेंगे तो ये 7 प्रकार आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बाद से पहले के रूप में, मतलब उस टेबल से हम पहले के रूप में शुरुआत एक बार आपकी करते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। देखो, ये 7 तरह के अनुसंधान या शोध हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है? सबसे पहला है आपका विवेचनात्मक शोध। ठीक है? तो विवेचनात्मक शोध जो है बेटा, ठीक है, यह एक विस्तृत अध्ययन है। इसमें हम प्राथमिक जानकारियों को एकत्रित करते हैं। एक विस्तृत अध्ययन है, बड़े विषयों पे किया जाता है। इसमें हम प्राथमिक जानकारियों को एकत्रित करते हैं, और प्राथमिक जानकारियों को एकत्रित करने के बाद हम प्राक कल्पना का निर्माण करते हैं। प्राक कल्पना का अर्थ होता है उस पूरी गतिविधि का निर्माण करते हैं। जैसे इस पूरी गतिविधि का निर्माण करते हैं, हाँ, मैं आपके प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा, बट थोड़ा सा समय रुक जाइए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर मैं बाद में 10 मिनट का समय आपको दे दूंगा। मैं आपके सभी प्रश्न ले लूंगा। अगर बीच बीच में आप पूछते रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो बी पेशेंस। ठीक है? विवेचनात्मक अनुसंधान, ये पहला हिस्सा है। ठीक है? ये दूसरा हिस्सा है व्यवहारिक, तीसरा विशुद्ध, चौथा परीक्षणात्मक, पांचवा मूल्यांकन, छठवां वर्णनात्मक, और सातवां सांख्यिकी। ये 7 प्रकार के शोध हमें पढ़ने हैं।
सबसे पहले जब किसी बड़े विषय पर हमें शोध करना होता है, ठीक है, या हमें पूरे समस्त देश की जनसंख्या को एक सूत्र में बांधकर हमें कोई एक ऐसी योजना या नीति लानी है जिससे बहुत बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हो सकते हैं या बड़े स्तर पर लोगों को सकारात्मक लाभ हो सकता है या पूरे देश में वो व्यवस्था एक बार लागू की जा सकती है। ऐसे विषय को करने से पहले, ऐसी नीति को बनाने से पहले जो प्रॉपर अनुसंधान किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक जानकारियों को एकत्रित किया जाए। प्राथमिक जानकारियों को एकत्रित करने के बाद विषय का चुनाव किया जाए। विषय का चुनाव करने के बाद फिर उस विषय के बारे में तथ्य एकत्रित किए जाए, उसके बारे में प्राथमिक जानकारी एकत्रित की जाए। फिर हमें शोध के दायरे क्या रखने हैं, हम उन शोध के दायरों के लिए प्राक्कल्पना का निर्माण करें और प्राक्कल्पना का निर्माण करने के बाद फिर हम सामान्यीकरण करें उस विषय का। इस प्रकार के जो अनुसंधान होते हैं वो विवेचनात्मक शोध होते हैं, जिसमें सभी पक्षों को समाहित किया जाता है, सकारात्मक पक्षों को भी, नकारात्मक पक्षों को भी, किसका कितना प्रभाव हो सकता है, कितने दिन बाद आ सकता है, त्वरित प्रक्रिया इस प्रभाव की क्या हो सकती है। जैसे आपके बड़े बड़े कार्यक्रम है, जैसे आपका मनरेगा हो गया, ठीक है, जैसे आपका एमडीएम हो गया, मिड डे मील हो गया, जैसे आपका अनिवार्य शिक्षा अधिनियम हो गया, ठीक है। इन सभी कार्यक्रमों को लागू करने से पहले जो शोध की प्रवृत्ति बनाई गई होगी, वो शोध की प्रवृत्ति क्या होगी, विवेचनात्मक शोध की प्रवृत्ति होगी और एक विस्तृत अध्ययन का दायरा लिया गया होगा। तो विवेचनात्मक शोध का जो मूल होता है, वो मूल क्या होता है, इसमें हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, बड़े विषयों के लिए होता है, जैसे पूरे देश को हमें संपूर्ण में एक साथ करना है। प्राथमिक जानकारी, प्राक्कल्पना का निर्माण हम इसमें करते हैं, फिर हम इस शोध को करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, कोविड वैक्सीनेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, है ना, जनधन योजना के खाते हो गए, है ना, जनधन योजना के खाते। जैसे सपोज करिए हम कैसे किसी चीज को लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए 97-98 में हम किसान क्रेडिट कार्ड को लेके आए। एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना थी वो पूरे देश में हमने लागू की, लेकिन वो विफल हो गई। उसकी विफलता के पीछे जब उसके कारणों को जांचा गया, तो उसके कारणों को जांचने के लिए एक विवेचनात्मक शोध कराया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड को हम लेकर आए थे इस देश में 97-98 में, और इस देश की लगभग 68 से 70% जनसंख्या ग्रामीण है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो किसानी करती है। उसके बाद जब हम इतने बड़े स्तर पर इनको फायदा पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से, केसीसी से, तब भी ये योजना विफल क्यों हो गई? इस पर जब बात की गई, एक विवेचनात्मक शोध कराया गया, तो इसमें एक चीज समझ में आई कि हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए बनाई? किसानों के लिए। किसानों के लिए बनाने के बाद वो विफलता को इसलिए प्राप्त हुई योजना, क्योंकि जितना किसान था वो बैंक से नहीं जुड़ा था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने से पहले बैंकिंग समावेशन का होना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो बैंकिंग के बारे में नहीं जानता था, वो बैंक की लिटरेसी से अवेयर नहीं था, उसने बैंकिंग कभी की ही नहीं थी। तो हुआ क्या कि गांव के जो बिचौलिए थे वो बिचौलिए सक्रिय हो गए। गांव के जो पढ़े लिखे लोग थे वो किसानों के और बैंक के बीच में एक माध्यम बने, और किसी को 1 लाख का अगर किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए होता था तो 15,000 रुपए वो गांव के बिचौलिए ले लेते, और गांव के बिचौलियों का ये रोजगार हो गया कि अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होंगे तो आप लोगों ने भी ऐसी चीजें देखी होंगी कि आपको अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है तो आप हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, हम आपको बैंक लेके चलेंगे, हम आपके बैंक के बीच में मध्यस्थ है, इसके एवज में हम आपका 15,000 रुपए ले लेंगे। 1 लाख रुपए का उसका किसान क्रेडिट कार्ड है और 15,000 रुपए उसने बिचौलियों को दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि किसानों को जो उसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो शुरू की, लेकिन हमने उसकी तैयारी शुरू नहीं की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को बैंक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी ये था कि बैंकिंग लिटरेसी को किसानों तक पहले पहुंचाया जाए, या प्रत्येक किसान को बैंक से जोड़ा जाए, या बैंकिंग समावेशन किया जाए। बैंकिंग समावेशन का मतलब है अंतिम व्यक्ति तक बैंक को पहुंचाया जाए। तो जब विवेचनात्मक अनुसंधान हुआ तो उसमें यह हुआ कि अगर आप सीधे कोई भी सुविधा व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं,
तो वो सुविधा तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक संबंधित व्यक्ति बैंक तक नहीं पहुंचेगा, सीधे बैंक से नहीं जुड़ेगा। तो विवेचनात्मक अनुसंधान के बाद जब ये विफलता सामने आई तो जनधन योजना को शुरू किया गया और प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे पहला उद्देश्य था कि बिचौलियों की भूमिका को पूरा समाप्त किया जाए और बैंकिंग समावेशन इस स्तर तक किया जाए कि अंतिम व्यक्ति तक बैंक को जोड़ा जाए। और हुआ यही, आपने देखा कि कोविड में इतनी ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन सीधे सब्सिडी व्यक्ति के खाते में गई, व्यक्ति के खाते में सीधे फीस का पैसा जा रहा है, व्यक्ति के खाते में सीधे ड्रेस का पैसा चला जा रहा है, व्यक्ति के खाते में सीधे सब्सिडी चली जा रही है, उसकी पेंशन चली जा रही है। ये कब संभव हुआ? मतलब केंद्र सरकार जो उद्देश्य का निर्माण कर रही है उसका क्रियान्वयन सीधे केंद्र सरकार ने उस व्यक्ति को सीधे अपने से जोड़ दिया। बिचौलियों की भूमिका क्या हो गई? समाप्त हो गई पूरी तरीके से। इसलिए जितने भी कार्यक्रम इस तरफ आए वो सफलता को प्राप्त हुए, विफलता को प्राप्त नहीं हुआ। यह जो ड्रॉबैक्स थे ये कहां से निकल के सामने आएंगे? ये सभी जो ड्रॉबैक्स थे वो निकल के सामने आएंगे विवेचनात्मक शोध से। जब हम विवेचना करेंगे इसकी कि वास्तव में क्या ऐसी चीजें थी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना अपनी सफलता को प्राप्त नहीं हुई, तो विवेचनात्मक शोध जब आप करेंगे तो ऐसे विषय निकल के सामने आएंगे। जब आप उन विषयों पर इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो फिर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी योजनाएं लेकर आएंगे और आप देखेंगे कि 10-12 वर्ष में फिर चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। आज सारी चीजें, गैस की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, बीमारी की सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है, फसल बीमा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, किसान बीमा, पेंशन जो अटल पेंशन है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ऐसा कब संभव हो पाया? जब 10 वर्ष की तैयारी की, एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद ये संभव हो पाया। तो जितने भी बड़े विषय होते हैं जो पूरे देश में हमें लागू करने होते हैं, उनकी तैयारी के लिए जब हम बड़ी शोध प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, ऐसी शोध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विवेचनात्मक शोध प्रक्रिया कहते हैं। मेरे ख्याल में अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्रिस्टल क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, अपनी सहमति प्रदान करूं। जी हाँ, क्लियर है सबको? बता। चल तो आगे बढ़े। दूसरा होता है बेटा, जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें पूरी परिभाषाएं लिखी हैं, यहां पे आप समझ लीजिए। दूसरा होता है आपका व्यवहारिक शोध। क्या होता है? व्यवहारिक शोध। बेकन जो था, बेकन, ठीक है, व्यवहारिक शोध या इसी का एक और नाम हम कहते हैं अनुभवजन्य शोध। अनुभवजन्य शोध यह शोध का व्यवहारिक पक्ष है। यह शोध का व्यवहारिक पक्ष है। बेकन जो था, बेकन पहला अनुभववादी व्यवहारिक, जो बेकन था वो पहला अनुभववादी था, विचारक था। और जो है बेकन का जो समय था वो 1561 से 1626 था। 1561 से 1626। तो आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाए कि व्यवहारिक जो शोध है उसमें सबसे पहला व्यवहारवादी कौन था या व्यवहारिक अनुभवजन्य जो शोध है तो वो कौन था? बेकन। और बेकन का समय क्या था? 1561 से 1626। ठीक है। व्यवहारवादी जो शोध होता है या अनुभवजन्य जो शोध होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जितनी भी पूर्व जानकारियां होती हैं उनको निरस्त करता है। मतलब कुछ भी लिखा हो, किसी ने कुछ भी रिपोर्ट दी हो, ठीक है, पहले से कुछ भी कहा गया हो, पहले से कुछ भी सिद्ध हुआ हो, ये सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त कर देगा और टोटल अनुभव के आधार पर, व्यवहारिक शोध के आधार पर, अनुभव के आधार पर इसकी जानकारियों का एक को एकत्रित किया जाएगा। क्लियर? छोटी प्रक्रिया है इस शोध की। मान लीजिए आपने कहा कि कहीं पे किसी प्रदेश में कोई समस्या है, उस प्रदेश में कुछ विचारक जाएंगे और अनुभवजन्य कारकों के आधार पर ये महसूस करेंगे कि वास्तव में हमने अनुभव किया है, पूर्व जानकारियों के आधार पर नहीं, अनुभवजन्य आधारों पर ये महसूस करेंगे कि वास्तव में हमने महसूस किया है और इन अनुभवों के आधार पर हमें इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए
तो ये वेकन का अनुभव मतलब जो कहते हैं हम लोग अनुभवजन्य शोध है, व्यवहारिक शोध है। बेकनवादी भी हम इसको कहते हैं, व्यवहारिक शोध को। और यहाँ पर पूर्व जानकारियों का संपूर्ण निरस्तीकरण किया जाता है और टोटल अनुभव के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। क्लियर है? हाँ। बेकन एक अनुभववादी दार्शनिक था जिसका समय क्या था बताइए बेटा, 1561 से 1626। तो ये पहला अनुभववादी विचारक था आपका बेकन। ठीक है, तो यहां पर जितने भी आपके जो पूर्व लिखी गई बातें हैं, सुनी गई बातें हैं, उनको क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। और उनको निरस्त करने के बाद अनुभवजन्य कारकों के आधार पर इस शोध को किया जाता है। ठीक है, वैसे जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं, है ना, जितनी भी कानूनी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, वो कानूनी संस्थाएं अनुभव जन्य जो आपका व्यवहारिक जो शोध होता है, कानूनी प्रक्रियाओं में व्यवहारिक शोधों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं में व्यवहारिक शोध का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जितनी भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई जैसे पुलिस को कोई शोध कराना है, तो पुलिस जब कोई शोध कराएगी तो वो अनुभवजन्य शोध कराएगी। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एफआईआर होती है या कोई भी तहरीर होती है, तो एक लघु शोध के रूप में पुलिस के आदमी गांव में जाते हैं और एक विवेचना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? विवेचना करते हैं। विवेचना सबसे छोटी कानूनी इकाई होती है व्यवहारिक शोध की। तो जितने भी ऐसे मामले हैं, ठीक है, जहां पर स्वयं जाके आकलन करना पड़े, पूर्व जानकारियों का निरस्तीकरण करना पड़े, किसी की बात पर कोई विश्वास ना हो, किसी सैद्धांतिक पक्ष पर कोई विश्वास ना हो, टोटल व्यवहारवादी, केवल व्यवहारवादी जो है परिस्थिति का ही जिसमें वो किया जाए, तो ऐसे शोध को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक शोध कहते हैं। मेरे ख्याल में क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? हम्म। 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 राकेश पाल जी कहते हैं, गुरु कह रहे हैं गुरुजी सिलेबस में चैप्टर ही नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तुम हैवी स्टूडेंट हो, शाबाश। चलो ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। व्यवहारिक शोध, व्यवहारिक शोध क्लियर है बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। व्यवहारिक शोध क्लियर है? देखिए, जितने भी तहसील ब्लॉक होते हैं, है ना, तहसील ब्लॉक में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। भाई तहसील और ब्लॉक क्या है? कई गांवों का एक समूह है जिसका प्रशासनिक कार्यालय ब्लॉक होता है और तहसील होता है और थाना होता है। बहुत सारे ऐसे कानूनी पक्ष हैं जहां पे अनुभव आधारों का प्रयोग होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासनिक पक्ष को हल करने के लिए सबसे ज्यादा जो शोध किया जाता है वो यही शोध किया जाता है, व्यवहारिक शोध। सपोज करिए कि आपने एसडीएम के साथ पास शिकायत की कि सर हमारा जमीन का एक जो है निस्तारण करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो व्यवहारिक शोध के द्वारा वहां पर टीम भेजेगा और उसका निस्तारण करेगा। वो भी तो अनुभवजन्य ही हो गया, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है अनुभवजन्य शोध। ठीक है जी, आइए, क्लियर है? आइए, क्लियर हो गया? नहीं, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसे नहीं करते ना, सब अपने छोटे भाई बहन है, ऐसे नहीं करते। ठीक है, चलिए, क्लियर है सबको? देखो, विशुद्ध विशुद्ध शोध। देखो, विशुद्ध शोध बेटा जो होता है, ठीक है, यह सिद्धांतों और नियमों को चुनौती देकर, सिद्धांतों और नियमों को चुनौती देकर नए सिद्धांत और नियम प्रतिपादित, नए सिद्धांत और नियम प्रतिपादित करने से संबंधित होता है, करने से संबंधित होता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात आगे की जाती है, कही जाती है ना, क्या बताइए? इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है ना, ये ज्ञान से ज्ञान तक आगे बढ़ता है। यह शोध ज्ञान से ज्ञान तक आगे बढ़ता है।
जैसे मान लीजिए, हाँ, ज्ञान से ज्ञान तक आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए आप में से किसी व्यक्ति के मन में ये आए कि आइंस्टीन को चुनौती देनी है, या केपलर के नियमों को चुनौती देनी है, या गुरुत्वाकर्षण नियम को चुनौती देनी है, मान लीजिए, है ना, बर्नौली थ्योरम को चुनौती देनी है, या सिगमंड फ्रायड को चुनौती देनी है। तो सिगमंड फ्रायड, आइंस्टीन ऑलरेडी ज्ञान है, सिद्ध हो चुके हैं, ये ज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष है। अब आप उस ज्ञान को चुनौती देकर और कुछ नवीन ज्ञान करना चाहें, नए सिद्धांतों नियमों को प्रतिपादित करना चाहें, तो फिर आप जो शोध करेंगे वो क्या होगा? विशुद्ध शोध होगा। नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए, नए नियमों को प्रतिपादित करने के लिए, नए वैज्ञानिक पक्षों को प्रतिपादित करने के लिए, नए विषयों को प्रतिपादित करने के लिए जो अध्ययन होता है ज्ञान से ज्ञान तक, वो कौन सा होता है? आपका विशुद्ध शोध होता है। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है? यदि आपको विज्ञान के नवीन नियमों को प्रतिपादित करना है, यदि आपको गणित के नवीन नियमों को प्रतिपादित करना है, ठीक है, यदि आपको गणित के नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है, तो आप किस शोध की प्रवृत्ति में जाएंगे? तो आप विशुद्ध शोध की प्रवृत्ति में जाएंगे। जब भी नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की बात होगी, नए नियमों को प्रतिपादित करने की बात होगी, तो आप जो शोध की प्रवृत्ति में जाएंगे वो शोध आपका कौन सा होगा? वो विशुद्ध शोध आपका होगा। क्लियर? जो ज्ञान से ज्ञान की सीमा तक आगे बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गई बात? बताइए। तो विशुद्ध शोध का सीधा सीधा आशय है कि ज्ञान से ज्ञान की सीमा तक आगे बढ़ता है। जब हमें नए नियमों को, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना हो, तो हम जिस शोध का सहारा लेते हैं वो शोध हमारा कौन सा होता है? विशुद्ध शोध होता है। क्लियर? हाँ, जो पहले से ही खोजा जा चुका हो, अगर हमें उसके ऊपर नवीन प्रगति करनी है, क्लियर है, तो हम कौन से शोध का सहारा लेंगे? हम विशुद्ध शोध का सहारा लेंगे। ठीक, क्लियर है? तो अब हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने कहा था अभी इससे पहले, जो अनुभवजन्य शोध था, तो हमने क्या कहा था? यह सामाजिक व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो हम ये कहेंगे यह सामाजिक के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करता है। कैसे पक्षों का अध्ययन करता है? सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करता है। क्लियर है? क्लियर हो गई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा परीक्षणात्मक शोध की। ठीक है, परीक्षात्मक जो शोध होता है, यह शोध की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह शोध की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और परीक्षणात्मक शोध चरों के माध्यम से होता है। इसमें दो प्रकार के चर माने जाते हैं। एक को माना जाता है स्वतंत्र चर और एक को माना जाता है आश्रित चर। बस आपको ज्यादा नहीं जानना है, इतना ही जानना है। ठीक है, परीक्षणात्मक जो शोध है वो शोध की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्लियर है? इसको चरों के माध्यम से करते हैं। दो प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इतनी बात पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए। क्लियर है? हाँ, क्लियर कर लिया? देखिए, इस शोध के द्वारा यह माना जाता है कि कोई पुरानी व्यवस्था है, ठीक है, उस पुरानी व्यवस्था पर नवीन परिस्थिति जो आई है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ना? कोई जो पुरानी व्यवस्था, तुलनात्मक अध्ययन है दो व्यवस्थाओं के बीच का, है ना, इसीलिए इसको कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। कार्य कारण संबंध।
कार्य कारण संबंध का मतलब है दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था एक्स है और एक व्यवस्था वाई है। एक्स जो पुरातन समय में चलती थी, वाई जो इसकी नवीन परिस्थिति है। इस नवीन परिस्थिति के आने से इस पुरातन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्लियर है? इसके समय परिस्थितियां कैसी थी और इसके समय परिस्थितियां कैसी हैं, इसी का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है दो व्यवस्थाओं का, उस तुलनात्मक अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। जो व्यक्ति है, जो समाज है, जो समुदाय है, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष कैसे प्रभावित हुए हैं, उसकी सोच कैसे प्रभावित हुई है। जैसे सपोज करिए एक ही तरह की व्यवस्था में हमेशा नहीं रह सकते। जैसे मैं करंट का उदाहरण देता हूं, अगर हम 2000 से पहले के समाज को देखें और 2000 के बाद के समाज को देखें तो इसमें बहुत जबरदस्त एक बुनियादी अंतर होगा। 2000 पहले का जो समाज था वो साइबर क्राइम से परिचित नहीं था। चलिए हम उदाहरण के स्वरूप में एक बैंक को ले लेते हैं। समझ करिए हमने बैंकिंग की, ठीक है। अब इस बैंकिंग के दो पक्ष हैं। एक बैंकिंग को हम कर रहे हैं 2000 के पूर्व, सन 2000 के पूर्व, और एक बैंकिंग को कर रहे हैं हम 2020 में, ठीक है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति एक्स है, उसने एसबीआई में सन 2000 में अकाउंट खुलवाया था और उसका वही अकाउंट एसबीआई में आज भी है, क्लियर है? फर्क कितना पड़ा, सन 2000 में जब उसने एसबीआई में बेटा अकाउंट खुलवाया था तो यहां पर साइबर क्राइम नहीं था, यहां पर ओटीपी नहीं था, यहां पर नेट बैंकिंग नहीं थी, क्लियर है? लेकिन 2020 में जब वही कस्टमर है, जब वो यहां से चल के यहां तक आ रहा है, प्रक्रिया एक ही है, क्या? उसका खाता, बैंक एक ही है, उसी एसबीआई ब्रांच में उसका उस समय था, उसी एसबीआई ब्रांच में इस समय है, क्लियर? तुलनात्मक अध्ययन में बदल क्या गया, बैंकिंग बदल गई, साइबर क्राइम बदल गया, नई चीजें आ गई। 2020 में उसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो असुरक्षित है। त्वरित तो है, त्वरित तो है लेकिन असुरक्षित है। लेकिन 2000 में उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष असुरक्षित नहीं था, क्लियर है? हाँ, तो एक ही प्रक्रिया की दो व्यवस्थाओं का जब तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो हम ये देखते हैं मनोवैज्ञानिक पक्ष कितने प्रभावित हुए हैं और उनमें क्या परिवर्तन आया है। व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्लियर होगी बात? और ऐसे अध्ययन को हम चरों के माध्यम से कहते हैं आश्रित चर और स्वतंत्र चर। तो चरों के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है वो परीक्षणात्मक शोध में किया जाता है। यह एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। क्या कहते हैं? तुलनात्मक अध्ययन। और इसी को हम शोध का कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। इसी को हम शोध का कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। क्यों नकारात्मक भी आएगा? नेट बैंकिंग पहले स्लो थी, आपको किसी भी काम के लिए मीलों चल के जाना पड़ता था बैंक। मान लीजिए दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे होता था कि 80-80 किलोमीटर की रेडियस पर एक एक बैंक है। तो यहाँ वहां तो ये व्यवस्था है, वहां तो ये व्यवस्था सफलता पूर्वक हो गई ना, वहां के लिए तो ये व्यवस्था सही हो गई क्योंकि त्वरित हो गई। तो इसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन नकारात्मक पक्ष इसका ये है कि पहले हम जितने सिक्योर थे आज हम उतने सिक्योर नहीं है ना? क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हो गए कि हमारा पैसा जा सकता है, अगर हमारी थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो लूपहोल हमारे लिए बहुत सारे हो गए। तो नकारात्मक पक्ष भी है। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यवस्था सकारात्मक ही हो सकती है, वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे भी दोनों पक्ष है।
क्लियर है? हाँ, हाँ। जैसे पहले ऑनलाइन शिक्षा थी, ऑफलाइन शिक्षा थी, अब ऑनलाइन शिक्षा है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो हमने केंद्र में एक ही चीज को रखा, शिक्षा, और शिक्षा के केंद्र में दो ही विषय बिंदु है, एक अध्यापक है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है। माध्यम पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। हम लोग संपूर्ण प्रदेश से जुड़े हुए हैं, संपूर्ण प्रदेश के लोग एक साथ हैं, केंद्र में शिक्षा ही है, तो निश्चित रूप से उस अध्यापक की मनोदशा भी बदली होगी, उसके भी मनोविज्ञान में परिवर्तन आया होगा, और निश्चित रूप से उस स्टूडेंट के भी मनोविज्ञान में परिवर्तन आया होगा। अब कुछ परिवर्तन की प्रवृत्ति सकारात्मक होगी और कुछ परिवर्तन की प्रवृत्ति नकारात्मक होगी, दोनों ही प्रकार से हो सकता है ना। अब मान लीजिए इसमें हम स्वतंत्र चर हो जाएं और आप आश्रित चर हो जाएं, तो किसी परिस्थिति में मैं स्वतंत्र चर हो सकता हूं, आप आश्रित चर हो सकते हैं, किसी परिस्थिति में आप स्वतंत्र चर हो सकते हैं, मैं आश्रित चर हो सकता हूं, है ना। अच्छा, क्लियर है? अभी क्लियर हो गई ये बात? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, मूल्यांकन की शोध। देखिए, नाम से ही क्लियर है, मूल्यांकन शोध किसी गतिमान कार्यक्रम, किसी गतिमान कार्यक्रम, योजना, नीति, किसी गतिमान कार्यक्रम, योजना और नीति का जब हमें वैल्यूएशन करना हो, हमें यह मापना हो कि कितनी सफल है और कितनी असफल है, तो सफलता और असफलता जानने के लिए हम जो शोध करते हैं वो मूल्यांकन शोध होता है, मूल्यांकन शोध होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवस्था चल रही है ना, कोई भी व्यवस्था चल रही है और उस व्यवस्था की सफलता और असफलता को अगर हमें जांचना हो, क्लियर है, कि ये जो व्यवस्था चल रही है कितनी सफल है कितनी असफल है। जैसे नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, तो नवोदय विद्यालय या इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो चल रहे हैं, तो नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ये योजनाएं वर्तमान समय में कितनी सफल है कितनी असफल है, ये हमें जांचना होगा। मान लीजिए अनुवाद शिक्षा अधिनियम चल रहा है, मिड डे मील चल रहा है, आने वाली परिस्थितियों में कितने जो है प्रासंगिक रहेंगे, रिलेवेंस रहेंगे आपसे। तो किसी सफलता, किसी योजना, किसी नीति, किसी कार्यक्रम की अगर सफलता असफलता का हमें वो करना हो, तो उसके लिए हम जो कार्यक्रम लेते हैं वो कौन सा शोध होता है, मूल्यांकन शोध होता है। क्लियर हो गई बात? हाँ। हाँ, क्लियर है? बात क्लियर हुई? देखिए, विवेचनात्मक और मूल्यांकन में किसी बच्चे ने पूछा कि क्या अंतर है। विवेचनात्मक शोध करा के ही हम किसी योजना का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई योजना ही शुरू करनी है, जैसे आपको कोई नया विद्यालय से आपको अटल विद्यालय नवोदय की तर्ज पर स्थापित करना है, अटल विद्यालय। तो अटल विद्यालय की नींव कैसे रखी जाएगी, मतलब किसी योजना को जीरो से शुरू करने के लिए जो शोध होगा वो विवेचनात्मक होगा। लेकिन जो योजना चल रही है उस योजना का मूल्यांकन करने के लिए जो शोध होगा वो मूल्यांकन शोध होगा। क्लियर है? अंतर समझ में आया दोनों में? कोई योजना शुरू करनी है तो जो शोध होगा वो क्या होगा, विवेचनात्मक होगा। और कोई योजना जो चल रही है, गतिशील है, गतिमान है, उसकी सफलता असफलता की जांच अगर हमें करनी है तो जो शोध होगा वो कौन सा होगा बताइए, मूल्यांकन शोध होगा। क्लियर है? अभी क्लियर हो गई बात? चलिए, वर्णात्मक शोध। वर्णात्मक शोध में वास्तविक तथ्यों का एकत्रीकरण करके शोध प्रक्रिया को लिया जाता है। ठीक है, मतलब वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके शोध प्रक्रिया को लिया जाता है। वास्तविक शोध जो होता है, जो वर्णात्मक शोध जो होता है, वर्णात्मक शोध बेसिकली विवेचनात्मक शोध का एक हिस्सा है।
इसकी एक ही विशेषता होती है कि विवेचनात्मक जो है, जो शोध होता है, उसमें जो तथ्यों का एकत्रीकरण होता है वो हम वर्णनात्मक शोध के आधार पर कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ, क्लियर होगी बात? सबसे बड़ी बात होती है सांख्यिकी शोध। जितने भी शोध हमने उसको किए हैं, उनका परिणामिक निकालने के लिए जो गणनाएं की जाती हैं वो सांख्यिकी आधारों पर की जाती है। जितने भी शोध हमने किए, ठीक है, उन शोधों के लिए, जितने भी शोध हमने किए उन सभी शोध के लिए जो परिणाम निकालने के लिए जो गणनाएं की जाती हैं वो सांख्यिकी शोध के आधार पर की जाती है। क्लियर है? चलिए अब यहां पे समझिए, अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम किसी समस्या या विषय का चुनाव करते हैं, विषय का चुनाव करते हैं। फिर हम इस मन में इस शोध का क्रम निश्चित करते हैं। मतलब पहले हमने समस्या का चुनाव किया, विषय का चुनाव किया, फिर शोध का हमने क्रम निर्धारण किया, ठीक है। फिर हमने शोध पद्धति का चुनाव किया कि हमें 7 प्रकारों में से कौन सा प्रकार चुनना है। मतलब समस्या के हिसाब से ये शोध पद्धति कौन सी होगी। नहीं, रह नहीं गया बेटा, मैंने बताया है सांख्यिकी शोध जो होता है वो सभी जितने भी शोध होते हैं उनका परिणामिक होता है, क्योंकि कोई भी शोध जब आप पूरा करेंगे तो उसको कैलकुलेट जो करेंगे वो सांख्यिकी शोध के द्वारा करेंगे। तो सांख्यिकी शोध जो होता है, स्टैटिकल रिसर्च जो होता है, वो प्रत्येक शोध का लास्ट पार्ट है। आप किसी भी शोध से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में आपको सांख्यिकी शोध करना ही पड़ेगा भाई। आप मीन मोड मीडियन निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, तो कैलकुलेशन तो आप करेंगे ना। तो 6 प्रकार के शोधों का जो अंतिम चरण होता है वो कौन सा होता है? सांख्यिकी चरण होता है, क्योंकि बिना सांख्यिकी के, बिना स्टैटिक्स के आप कोई भी शोध की गणनाओं को नहीं कर सकते, इसलिए इसको परिणामिक शोध कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब देखो, सबसे पहले हम किसी विषय का चुनाव करेंगे। विषय का चुनाव करने के लिए हम प्राक कल्पना का निर्धारण करेंगे, मतलब हम उस क्रम का निर्धारण करेंगे जिस क्रम में हमें उस शोध को करना है, ठीक है। फिर हम उसके हिसाब से शोध पद्धति का चुनाव करेंगे कि हमें किस प्रकार के 6-7 प्रकार में से किस प्रकार के शोध को लेना है। फिर हम तथ्यों का संकलन करेंगे, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करेंगे, फिर हम एक सामान्यीकरण करेंगे, ठीक है। और सामान्यीकरण करने के बाद फिर हम परिणामित करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? परिणामित करेंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर होगी बात? ये शोध के प्रमुख चरण। अब यहां पर हमारा एक ही बिंदु केवल रह गया है बेटा, जो लास्ट बिंदु है इसमें, शोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो शोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास कल नहीं होगी, जब भी होगी हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास का रिवीजन कराऊंगा और इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? शोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो इसके अंतिम बिंदु है। आज की क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, हमको जरूर बताइएगा। और इसके बाद की फिर जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।